नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। स्वागत है आप सबका। आज का सफर शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वो बड़ी अहम खबरें क्या हैं जिनको हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से आज हम शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के दिग्गजों ने धुआंधार कैंपेनिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बीच एक खास तस्वीर ने, एक जोड़ी ने सबका ध्यान खींचा और इस पर सियासी बयानों की बयार आ गई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत के लिए सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आई। छत्तीसगढ़ के दोनों कद्दावर नेता एक साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर रायपुर से भानु प्रतापपुर गए और एक मंच पर एक ही स्वर में भाजपा पर जमकर हमला बोला। रमा सिंह 15 साल ले केवल ठगे कूदा करे, ब्रिजमोहन अग्रवाल ठगे कूदा करे, किसान ल ठगे, महिला मन ल ठगे, और हम कह रहे हैं हमारे सरकार आई जमाना ऋण माफी करवो, 2500 रुपया देवो। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में भरपूर बहुमत से जिताकर आप लोग रायपुर भेजेंगे। सारी चीजें उसके साथ उसके बाद अपने आप जगह में बैठेंगी। भाजपा अभी भितरघात और अंतर कलह के आरोपों से जूझ रही थी। उस पर कांग्रेस की इन एकजुटता वाली तस्वीरों का आना उसे जरा भी रास नहीं आया। कांग्रेस की किसी वायदे और घोषणा का कोई असर भानु प्रतापपुर की जनता पर नहीं होने वाला है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को सबक सिखाने और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। एहसास होना चाहिए कि पार्टी में क्या चल रहा है और जो पार्टी का आज स्थिति है, आंतरिक स्थिति, वो दुनिया में सब जानती है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये जनता तय करेगी कि 5 दिसंबर मतदान के दौरान वो किस पर विश्वास करते हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान इस जोड़ी के साथ आने पर सवाल उठाना भाजपा का भय है या फिर उसकी रणनीति का हिस्सा है, जरा हम आज इसको डिकोड करते हैं। कुछ बातें पूरी तरीके से साफ हैं। पहली बात यह कि अगर आला कमान के निर्देश पर ही सही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव साथ साथ आए हैं तो भी ये भाजपा के लिए एक दोहरी चुनौती है, क्योंकि भाजपा खुद अंतर कलह से इस वक्त जूझ रही है। बड़े नेताओं के साइडलाइन किए जाने का दौर है, इस पर असंतोष भी दिखता है। प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची हुई है और ऐसे में अगर ये जोड़ी 2023 तक साथ साथ रहती है तो बीजेपी की जीत की राह को बेहद मुश्किल बना सकती है, क्योंकि यही वो जोड़ी है जिसने 2018 में पार्टी का 15 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बात, भाजपा ने बार बार इस जोड़ी की टूट और अनबन को भुनाने का प्रयास किया है, आज भी करती है। अगर ये साथ साथ रहेंगे तो 2023 में बीजेपी के हाथ से कांग्रेस को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा जाता रहेगा। तीसरी बात ये कि ये जोड़ी राहुल गांधी की फेवरेट रही है और उपचुनाव में ये साथ सफल बनता है तो आदिवासी आरक्षण का जो वर्तमान मुद्दा है, जिस पर पार्टी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें पार्टी को बल मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। कुल मिलाकर यहां ये देखना होगा कि कांग्रेस के ये जयवीरू भाजपा के लिए सियासी शोले कितने भड़का पाते हैं, कितनी मुश्किल उनके लिए राह बना पाते हैं। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जहां आज दिन भर ब्रह्मानंद नेताम सुर्खियों में रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेताम के बहाने बीजेपी को जमकर घेरती नजर आई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस हमलावर है। नेताम के बहाने कांग्रेस को बीजेपी पर सख्त सवाल दागने का मौका मिल गया है। आज भी ब्रह्मानंद नेताम पर जमकर बयानबाजी हुई। सीएम भूपेश बघेल ने ब्रह्मानंद नेताम की फोटो के साथ पीएम की तस्वीर का मुद्दा उठाते हुए इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। नाबालिग बच्चे के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी भी फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। इसके अलावा प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी ब्रह्मानंद नेताम पर जमकर बरसे।
भगत ने दावा किया कि 2019 में झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तभी ये मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी से एक बड़े नेता ने झारखंड के मुख्यमंत्री को फोन कर आरोपी को बचाने की सिफारिश की थी। 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। कुल मिलाकर ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाना बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अब देखना होगा कि मतदाता ब्रह्मानंद नेताम के बारे में क्या राय बनाते हैं। तो ब्रह्मानंद के केस के तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस वक्त एक ऐसा मुद्दा मिला है जिससे वो जमकर कैश कर रही है, भुना रही है, बार बार उठा रही है। आखिर बीजेपी के ब्रह्मानंद कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र कैसे बन चुके हैं, जरा इसको हम आज डिकोड करते हैं। इसे कांग्रेस की आप खुशकिस्मती कह सकते हैं या बीजेपी के लिए हार्ड लक कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि ब्रह्मानंद पर नाबालिग से रेप जैसा गंभीर आरोप लगा। कांग्रेस का यह दावा है कि इस संगीन मामले का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने ही किया है। उन्होंने इसकी सबूत दिए। भाजपा इसका खुलकर खंडन नहीं कर पाई। अगर इस बात में तिलमात्र भी सच्चाई है तो बीजेपी के लिहाज से ये घातक और चिंता वाली बात है। ये साफ होता है कि बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जिस तरीके से, जिस लिहाज से माहौल खड़ा करने की बीजेपी ने कोशिश की, अब उसका एक पूरा पलटवार यहां देखने को मिल रहा है। दूसरा एडवांटेज, कांग्रेस प्रत्याशी एक महिला है जिनका मुकाबला कथित रूप से एक रेप के आरोपी से हो रहा है, तो महिलाओं का वोट महिला प्रत्याशी के पक्ष में जा सकता है। मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी को चुनावी बैतरणी पार करनी है और ब्रह्मानंद को कानूनी लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी, लेकिन कितना कम नुकसान वो इस पूरे प्रकरण में खुद और अपनी पार्टी के लिए सामने ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितना कम नुकसान उनको होगा पार्टी के लिए उतनी फायदेमंद सिचुएशन बनेगी। इधर कांग्रेस पार्टी में भी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि यहां भी कई बार अपने ही अपनों को घेरते दिखते हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के एक पत्र पर इन दिनों विवाद है। यह खत उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है। क्या विवाद है, पूरी रिपोर्ट देखें। बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। बृहस्पति सिंह ने पत्र में दावा किया है कि पूरे प्रदेश में नर्सिंग के 2700 पद खाली हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं को एडमिशन नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लाल फीताशाही बरतकर इन युवाओं के हाथों में कलम की जगह बंदूक पकड़ाना चाहते हैं। बृहस्पति सिंह के इस पत्र पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वो बंदूक वाले और जान लेने वाले वो लोग अपनी बात जाने, मेरे समझ में नहीं आती उनकी बातें। मैं तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों की हित बात समझ पाता हूँ कि गुणवत्ता स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता नहीं किया जा सकता। इधर बृहस्पति सिंह के पत्र के बाद बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री जी गरवा नरवा गुरुआ बारी से उबर नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। उनको छात्रों को विवश और लाचारी के दिशा में ढकेलने का काम छत्तीसगढ़ के प्रदेश की सरकार कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही विधायक ने सवाल उठाए, तो ऐसे में विपक्ष भला कैसे खामोश बैठेगा। तो कांग्रेस विधायक ने एक तरह से अपनी सरकार को थोड़ा असहज कर दिया। आखिर ऐसे हालात कैसे बने, डिकोड करते हैं। कई बार असंतोष की वजह से नेता, विधायक, सांसद अपनी पार्टी की सरकार को, विभाग को या उनके मंत्रियों को असहज करते हैं। बृहस्पति सिंह का खत लिखना, उसका सार्वजनिक हो जाना शायद इसी बात की तस्दीक करता है। यह भी हो सकता था कि वो सीएम से सीधे बात कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया या हुआ नहीं। इसमें क्या हुआ कि मीडिया में इस बात को लाया गया या आ गई, विपक्ष के बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। कांग्रेस का एक विधायक जब अपनी सरकार के अफसरों पर सवाल उठाएगा तो विपक्ष निश्चित तौर पर उन सवालों को आगे रखेगा। सवाल यहां यह भी, क्या एक विधायक अपनी सरकार, उसके विभाग, मंत्री से सही मंच पर सीधे सवाल नहीं पूछ सकता था? हल ही प्राप्त करना है, चिंता ही करनी है, उनको विकल्प ही देना है, तो क्या इसके लिए आप अपने पार्टी फोरम पर वो विकल्प नहीं दे सकते थे? ये कई सवाल हैं। कुल मिलाकर ऐसे अपने जो अपनों को मुश्किल में डालते हैं, ये हर पक्ष में। इधर मध्य प्रदेश की बात करें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा असर वहां दिख रहा है।
कांग्रेस के दो बड़े गुट, एक हैं दो बड़े क्षत्रप, एक साथ हैं। दूसरी और तीसरी लाइन की लीडरशिप के दोनों गुटों के नेताओं की सरपरस्ती साफ तौर पर दिख रही। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी न सिर्फ कांग्रेस को हैरान कर रही है, बल्कि बीजेपी को बेचैन भी कर रही है। बीजेपी नेता मानते हैं कि दोनों गुट एक हो गए तो सत्ता में वापसी का रास्ता मुश्किल हो सकता है। दिग्विजय सिंह खुद भी कह रहे हैं कि मैं हमेशा से कमलनाथ के राइट साइड रहा हूँ। मैं हमेशा इनके राइट साइड पे रहा हूँ पिछले 42 साल से। आप लोग गलत फहमी मत रहना। लेफ्ट साइड में बाकी लोग जाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह और मैं करेंगे अलग से। जाहिर है दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कमाल किया, ठीक वही कहानी 2023 चुनाव में भी कांग्रेस दोहराएगी। खबर तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होते ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों को नापने निकलेंगे। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं, पिछले 2018 के चुनाव में भी वो समन्वयक थे और उनका समन्वय ऐसा रहता है, कोई भी कांग्रेसी घर नहीं बैठ सकता, सारे लोगों को बाहर निकालेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, कोई अगर नाराज है तो उसको मनाएंगे। दोनों की ऐसी जुगल जोड़ी है माननीय कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की, 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस परचम लहराने की ओर बढ़ रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी साल 2023 में क्या गोल खिलाती है। तो मूल सवाल वही है कि आने वाले चुनाव में कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी का क्या कमाल होगा, क्या हो सकता है, दिग्विजय सिंह का रोल इसमें क्या होगा, और जो उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से राइट में रहे हैं, इसके अपने मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए हम भी थोड़ा डिकोड करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत कर पार्टी छोड़ देने, उसे तोड़ देने के बाद दिग्विजय सिंह की रीच, पहुंच अब पूरे प्रदेश में दिखती है। वैसे तो दिग्विजय सिंह के समर्थक सिंधिया के होते हुए भी ग्वालियर चंबल अंचल तक में थे, लेकिन सिंधिया की वजह से बड़ा अवसर वहां नहीं मिलता था या नहीं लिया जाता था। अब पार्टी में सिंधिया नहीं है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के भरोसे लगातार सभी काम हो रहे हैं। लिहाजा दिग्विजय सिंह यात्रा के फरवरी में खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे, 230 सीटों पर जाएंगे। 2018 के चुनाव में भी दिग्गी राजा और कमलनाथ के तालमेल से सत्ता का वनवास खत्म हुआ था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता हैं जो हर गुट के कार्यकर्ताओं नेताओं को जोड़ने का कौशल रखते हैं। पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह ने सीनियर और लीडरशिप से नाराज तमाम घर बैठे नेताओं को काम पर लगाया, जैसा आप प्रवक्ता को सुन रहे थे। तो उनके ये सारे स्किल्स पार्टी को राइट से सपोर्ट करते हुए सही पोजीशन पर ले जा पाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी उनसे उम्मीद कर रही है। देखते हैं कि असर इसका कब तक रहता है और कितना रहता है। आपको अब एक अहम खबर की तरफ लिए चलते हैं। इंदौर में नाइट कल्चर, नाइट लाइफ और कई वायरल वीडियोस पर उठने वाले सवालों के बीच में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान अचानक से आज सुर्खियों में आ गया। इंदौर के मौजूदा हालात पर उन्होंने जिन शब्दों में टिप्पणी की है, उस पर विवाद उठा है। देखें आप। मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने इंदौर की बेटियों की छवि पर तो दाग नहीं लगने दिया, लेकिन इंदौर में रह रही दूसरे शहरों की बेटियों के आचरण पर सवाल उठा दिए। विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं तो उधर वो सायाजी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी। वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज्यादा थी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरी इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। प्रदीप मिश्रा ने उन तमाम बेटियों पर सवाल उठा दिए जो बाहर से आकर इंदौर में रह रही हैं, भले ही वो कामकाजी हों या पढ़ाई कर रही हों। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके माँ बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं, और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। ये बयान आते ही सुर्खियों में छा गया। इस पर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कहा, सुनवाते हैं। माननीय ताई जी ने भी सभी की उपस्थिति में एक बैठक भी की है और समग्र चिंतन चल रहा है कि मां अहिल्या की पावन नगरी है जो संस्कृति संस्कार के कारण पहचानी जाती है।
तो यहाँ इसके अनुकूल क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से उसी व्यवस्था को लागू करने का मन बनाएंगे और उसका क्रियान्वयन भी कराएंगे। बिना तथ्यों के भावनाओं में आकर कहे गए शब्द कभी कभी गहरे घाव दे जाते हैं। एक बेहद लोकप्रिय कथावाचक का बिना किसी आंकड़े के आधार पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज है? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बयान आपने सुन लिया। चलिए इसी बहाने किसी भी शहर के बदलते मिजाज को या मेट्रो कल्चर को, नाइट लाइफ को भी जरा डिकोड कर लें। इंदौर लगातार विकसित हो रहा है। सारे देश में सबसे स्वच्छ शहर 6 बार बन चुका है। इंदौर के कल्चर में बदलाव साफ तौर पर हर कोई महसूस कर सकता है। किसी भी शहर के विकास में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वालों की संख्या, उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता, नगण्य नहीं कर सकता। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, महानगर की राह पर है। जाहिर सी बात है इंदौर का मिजाज भी एक कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है। पंडित जी इस बात को जाहिर तौर पर इसी अंदाज में कहना चाहते थे, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने कहा, जैसे बाहर वाली बेटियों को उन्होंने इसके लिए ब्लेम किया, ये संभवतः एक बहुत बड़े वर्ग जो आज इंदौर का हिस्सा है उसे पसंद नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। आने वाले वक्त में इस तरह के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है और समाज में ऐसी कड़ी प्रतिक्रियाओं का असर कहां तक जा सकता है, ये आपने देखा है। अगली खबर भोपाल से, जहां एक वाकया हुआ जो हर किसी के लिए सबक है। एमबीए पास एक युवक बिना निमंत्रण के एक शादी में पहुंच गए और आगे क्या हुआ देखें आप। जैकेट, हाथों में घड़ी, पैरों में जूते और खाने की जूठी प्लेट को धोते इस युवक को देखिए। ये युवक एमबीए पास है। युवक के चेहरे से उसकी बेबसी साफ देखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे माजरा क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो एक एमबीए पास युवक का है जो बिना आमंत्रण एक शादी में पहुंच गया। घर वालों को जब युवक पर शक हुआ तो युवक से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि वो बिना आमंत्रण शादी में घुस आया। क्यों, काहे के लिए आए थे? खाना खाने। ये जी खाना खाने किसी ने बोला था तुमसे? इधर तो देखो, किसी ने बोला था? जी आ गए थे फ्री में। उसका वर या वधू पक्ष में किसी तरह का कोई संबंध या परिचय नहीं है। इसके बाद घर वालों का पारा चढ़ गया और बिना न्योते के शादी में आने और खाना खाने पर युवक को ये सजा दी गई। कैसा लग रहा तुम्हें प्लेट धोते हुए? फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। युवक से घर वालों ने शादी में आए मेहमानों के खाने की जूठी प्लेट्स धुलवाई। इसका वीडियो भी बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस वीडियो पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कोई कहता है कि भोजन ही किया था, क्या बड़ी बात है। कोई कहता है कि नहीं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सब लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है और सब अपने मुताबिक इससे सबक भी ले सकते हैं। इधर महासमुंद में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने के लिए गया अलग अंदाज में, बल्कि पुराने अंदाज में, बैलगाड़ी पर। बाराती भी किसान की वेशभूषा में नजर आए। रायपुर के लोधीपारा निवासी अनुराग साहू की शादी महासमुंद की रहने वाली भाविका साहू के साथ तय हुई। 29 नवंबर को अनुराग की बारात महासमुंद के एक मैरिज पैलेस में पहुंची। जब बारात सड़कों पर निकली तो बारात कौतूहल का विषय बन गई। बैंड बाजे, डीजे और आधुनिक संसाधनों के बीच में छत्तीसगढ़ी अंदाज दिखा। अनुराग साहू की बारात लोगों को काफ़ी हैरान करती रही। बारात में छत्तीसगढ़ी राज्यगीत भी बजा और बैलगाड़ी पर जब दूल्हे को देखा, हर कोई इस बारात को निहारता नजर आया। और इस वक्त एक बड़ी अहम खबर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। खबर आपके लिए जानना जरूरी है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने टैरिफ याचिका दायर कर दी। साल 2023-24 के टैरिफ निर्धारण के लिए ये याचिका दायर की है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम 3.2% बढ़ाने की मांग की है। राज्य विद्युत नियामक आयोग 6 दिसंबर से इसकी सुनवाई शुरू करेगा।
तो इस अहम खबर का सारे बिजली उपभोक्ता पूरा डिटेल भी IBS24 पर देखेंगे। बुलेटिन में आपको डिटेल देंगे। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। करंट अफेयर से भरे शो के बारे में आपकी अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।